अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हमारे साथ हैं तारिक महमूद साहब जो कि आईटी से रिलेटेड है, स्टॉकहोम में मुकीम है और उर्दू नामा के चीफ एडिटर हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कुछ सवालात इनके ज़िंदगी के तजुर्बात। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अबू बकर भाई। सर भाई, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का आपने। आपका शुक्रिया अबू बकर भाई कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझे मेरे ख्यालात जानने के लिए मुझे यहाँ दावत दी। अच्छा तारिक भाई, सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप आईटी से किस तरह रिलेटेड हैं और क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना बताएं अपने मुताबिक। बेसिकली तो मैं आईटी प्रोग्रामर हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरी जॉब जो है वो स्टॉकहोम में वो आईटी सपोर्ट रिलेटेड है। और यहाँ पे हमारे पास 250 स्वीडिश कंपनीज़ हैं जो बैठी हुई हैं और हम उनको आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इधर। और यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम्स आते हैं या कोई नेटवर्क हमारा सर्वर रूम है, प्रिंटर्स हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, तो इन सब चीज़ों की लुक आफ्टर आईटी सपोर्ट में आती है। तो लेकिन बेसिकली मेरा आईटी प्रोग्रामिंग से ताल्लुक़ है। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि जहाँ पे आपको जॉब मिले वो काम कर लेना चाहिए, तो ऐसे चल रहा है। तो इसके अलावा आप शायद कोई वेबसाइट वगैरह भी मेरे सुनने में आया था, आप इस तरह की कोई कंपनी वगैरह आपकी कोई बनाई हुई साइट वगैरह जिसमें आप मतलब अगर किसी ने वेबसाइट बनानी है? हाँ जी, मेरी आईटी कंपनी है और उसमें मैं आईटी सर्विसेज देता हूँ। हर किस्म की आईटी सपोर्ट है और वेब सर्विसेज हैं, प्रोग्रामिंग है, और जो आईटी रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे के सारे हम लोग डील करते हैं। तो अपने यहाँ पे जो जॉब है वो भी चल रही है और साथ आईटी रिलेटेड टास्क हैं। मेनली हमारे रिमोटली टास्क होते हैं, वो मुख्तलिफ सर्वर्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, तो हम लोग रिमोटली एक्सेस करते हैं और वो वहाँ पे लोगों के जो मसले होते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं वो हल करते हैं और वो फिर हमें यूरो और डॉलर्स में पेमेंट होती है उसकी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका प्रोफेशन। दूसरा ये है कि जो आपका पैशन है या आपका एज अ हॉबी जो आप लिखते हैं, ये सबसे पहले बताइए उर्दू नामा ये किस तरह इसका स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताएं। ये अगर आप 3 साल पीछे चले जाएं तो मैंने उन दिनों में मैं फारिग था, मेरे पास जॉब नहीं थी। तो आपको पता स्वीडन में अगर आप जॉब ना भी हो तो मुख्तलिफ तरीक़ों से पैसे आ रहे होते हैं। तो मुझे इंश्योरेंस से पैसे मिल रहे थे और मैं फारिग था उस वक्त, तो जॉब मेरी ख़त्म हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, आप 24 घंटे सो भी नहीं सकते। तो मैंने उर्दू नामा वेबसाइट स्टार्ट की और उसमें लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे छोटे लफ्ज़ भी लिखने नहीं आते थे, मुख्तलिफ जो उर्दू के लफ्ज़ हैं उनके स्पेलिंग वो भूल जाते थे। तो अब चौके, चनाचे या हैं या ऐसे करके कुछ वर्ड हैं जो इतना अरसा हो गया, किसी ज़माने में उर्दू पढ़ी थी, 15 साल स्वीडन में रहते हुए हो गए, तो मुझे जो वो लिखना नहीं आता था। लेकिन मैंने हिम्मत की, कोशिश जारी रखी और लिखना शुरू किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई बंदा जितनी स्पीड से बोल रहा हो, मेरे पास जो टाइपिंग की स्पीड है वो उतनी है और मैं उसकी सारी वो जो आवाज़ है वो कैच करके उसमें लिख सकता हूँ। तो सर इसका आमतौर पर जो जितना मैं आपको फॉलो करता हूँ उसमें आपका जो पेज है उसमें बहुत कम होता है वीडियोस वगैरह, लेकिन आपका जो ज़्यादा फोकस होता है वो लिखने पर है। तो ये किस तरह कि आप किस तरह इतने टॉपिक्स रोजाना ढूंढते हैं? रोजाना नहीं, मैं कोई टॉपिक नहीं ढूंढता, कोई इस पे वक्त नहीं लगाता। ये जैसे शायर होते हैं उनको एक आमद होती है और वो कहते हैं कि जी हमने आमद हुई और हमने शेर कह दिए। तो मेरे जहन में बैठे बैठे एक आइडिया आने की देर होती है कि जिस चीज़ पे मैंने लिखना है। हाँ, ये चीज़ है कि मैं गूगल सर्च करता हूँ अपनी उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कि जो चीज़ मैं अपने रीडर्स के लिए लिख रहा हूँ वो चीज़ 100% सही है, मैं खुद उससे एग्री करता हूँ। तो जो सच होता है वही मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और मेरा मकसद ये होता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रीडर्स हैं, वो अगर मेरी कोई तहरीर पढ़ रहे हों तो उन्हें ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ पढ़ने को मिले, उनकी ज़िंदगी में जो चेंज ला सके। तो इसलिए किसी की ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए आपको सच लिखना पड़ता है।
तो सच लिखने के लिए फिर आपको गूगल सर्च करनी पड़ती है, मुख्तलिफ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन वो हर वक्त अगर मैं कहूँ कि मैं ढूंढता हूँ, इतना तो किसी के पास वक्त नहीं होता। तो जब मेरे जहन में एक आइडिया आ गया कि देखें जी अब इस टॉपिक के ऊपर आज मैंने लिखना है, तो उस टॉपिक रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में हैं कि जो जैसे कुछ उसकी डेट्स हैं या कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि माजी में हुए हैं, तो मुझे उनकी वो सारी तफसील पहले देखनी होगी कि वो आया जो मैं लिख रहा हूँ वो सच है कि नहीं। तो जब मैं लिखूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो मेरे रीडर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आएगा, कुछ उन्हें अच्छा करने को मिलेगा, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हमने यहाँ से हासिल किए हैं स्वीडन में रह के 15 साल यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क में, तो आया जो पाकिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं उनको इन एक्सपीरियंस से मैं कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो वो मैंने अपनी राइटिंग्स का सहारा लिया और लिखना शुरू किया। सर आमतौर पर देखा जाता है कि आपकी जो तहरीर वगैरह होती है उसमें थोड़ा गुस्सा सा नज़र आता है, उसी की वजह आप उस वक्त आपके मूड पे डिपेंड करता है या आप जानबूझकर उसको थोड़ी गुस्से वाली करते हैं क्योंकि लोगों की अट्रैक्शन ज़्यादा हो आपकी तहरीर की तरफ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में एक तो हम पंजाबी हैं, तो पंजाबी सुर्ख मिर्च हम खाते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा है, तो गुस्सा जो है ना वो हमारे खून में है। आप भी हैं पंजाबी तो आप ये बेहतर बात जानते हैं कि हम ज़रा सी कोई बात होगी तो हमें गुस्सा ज़रा जल्दी आता है, लेकिन मैंने बहुत हद तक इस पर काबू पाया है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ नहीं देख सकता, मैंने अपने व्यूअर्स को देखना होता है। मैं अगर फ़र्ज़ करें अपनी मर्ज़ी से तल्ख़ हकीकत लिखना शुरू कर दूँ, अब जैसे पाकिस्तान में जी 90% बेईमान लोग हैं, तो ये जो है ना नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। अब जो मेरा पढ़ने वाले लोग हैं वो देखेंगे अच्छा ये हमें बेईमान कह रहा है, हम इसकी चीज़ नहीं पढ़ते। अच्छा, अब मैंने ये बात आप किस ज़रूरत से ज़्यादा सच बोल के लोगों को राह रास्ते पे नहीं ला सकते। तो मैंने पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, अब मेरा क्या काम है, मैंने अच्छी चीज़ एक्सप्लोर करनी है और जो बुरी चीज़ है वो मैंने दबे लफ्ज़ों में वो बयान करनी है, ताकि मेरा रीडर जो है वो नाराज़ भी ना हो और मेरा मैसेज भी उस तक पहुँच जाए। उसमें सर ये होता है कि नहीं, जैसे सपोज अगर आप डेफिनेटली जो आप जैसा कह रहे हैं कि इस तरह के होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ नेगेटिव हैं इस तरह के ये चीज़ें, लेकिन उसमें होता है कि जैसे कोई बंदा लिखने वाला है, अगर सपोज आप रोज़ाना आपकी तहरीर मगर जैसे एक चीज़ पे फोकस आया है तो आप उसी के ऊपर जब रोज़ाना लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। अगर सपोज बंदा वो लिखता है उसी वाली चीज़, अगले दिन को पॉजिटिवली, डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें भी हैं उधर बहुत, तो वो इस तरह आप नहीं समझते कि वो बैलेंस हो सकता है? बैलेंस बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं रिलीजन पे अगर लिखूं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सबक सीखा है कि रिलीजन पे हमने नहीं लिखना, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा फ़िरके बन गए हैं और लोग उसमें इमोशनली इतने अटैच हो गए हैं कि मैं जो भी लिखूंगा ना दूसरे फ़िरके वाले की जो है ना वो दिल आज़ारी होगी और वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, और लोग इवन के गालियाँ देने तक उतर आते हैं ऐसी बातों पे। तो क्यों ना ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएं जो हम सब में मुश्तरक हैं, और सारे हम जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से ज़ाहिर है हमें प्यार है, तो अगर हम अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें ज़ाहिर है फिर थोड़ा बहुत बंदे को गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो रहा है, इतने साल हो गए हैं हम उधर से यहाँ आए, ये मुल्क इतने अच्छे चल रहे हैं, ईमानदारी पे चल रहे हैं, हमारे उधर बेईमानी क्यों है, झूठ क्यों है, मुनाफिकत क्यों है। तो ये चीज़ें जब तक हम लिखेंगे नहीं, बार बार नहीं लिखेंगे, लोगों के दिमाग पे हैमरिंग होनी चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि देखें ये काम ख़राब है, अगर मैंने झूठ बोला है तो ये खाली मैंने झूठ नहीं बोला, बसीयत कौम, हमारी कौम के ऊपर ये दाग लग जाना है कि अच्छा ये सारी कौम। जी तारिक साहब, ये तो थे आपसे थोड़े से सवाल आपकी तहरीर वगैरह से मुतालिक, तो थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं, क्योंकि जो लोग हैं कुछ इनकी पसंद के भी सवाल होने चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा बताएं, ये आजकल एक बड़ा हॉट इशू था, क्योंकि आप लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, तो आपके ख्याल से ये हरीम शाह जो है वो ठीक थी या कवि साहब? ये तो अब जो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह, अब कुछ वीडियोस हैं पता नहीं अब वो एडिटेड हुई हैं या कैसे, उनमें वो हरीम शाह उनके मुंह पे थप्पड़ मारती है, तो एक आलम दीन के साथ ऐसा मुझे दिली दुख हुआ है ये चीज़ें देख के। थप्पड़ मेरा ठीक था, क्योंकि जब वो तो, उसके रिएक्शन में ऐसे हुए ना, उससे महसूस हो रहा था कि वो ठीक ही था, एडिट नहीं था हुआ शायद। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ज़ाहिर है वो एक हमारा काफ़ी मुआशरे में एक बड़े लोग हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो मुख्तलिफ ओहदों पे भी रहे हैं, आलम दीन भी हैं,
तो उनको ये जेब नहीं देता कि वो हरीम शाह या इन ऐसी लड़कियों के साथ जो है ना वो बातचीत करें, या आगे उनके साथ जो अब वीडियोज़ आ रही हैं, टिकटॉक आ रही हैं, तो वो एक अच्छे भले आलम दीन से टिकटॉकर बन गए हैं, या अब वीडियोस में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये किसी भी सूरत में हमारे मुआशरे में मुनासिब नहीं। दुआई कर सकते हैं हरीम शाह साहिबा के लिए और कभी मुफ्ती कबीर साहब के लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दें, हमें भी दें। इंसान गलतियों का पुतला, गलतियाँ होती रहती हैं। अच्छा सर, जो ये स्टूडेंट्स वगैरह जो कि मैं देखता हूँ आप लिखते भी हैं इस पे, बल्कि हम एक प्रोग्राम आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह लाइव जो है किसी दिन, थोड़ा सा बताकर लोगों को, जिसपे हम स्टूडेंट्स के मुतल्लिक या जो नए लोग हैं उनसे मुतल्लिक बात की जाए, उनको अगर मतलब हेल्प मिल सके किसी तरीके से। तो सर जो स्टूडेंट्स हम, जो कि हर प्रोग्राम में हमारा हर बंदे से पूछते हैं, तो जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं मतलब आने वाले सालों में, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि वो क्या करें जिससे आकर उनको थोड़ा सा आसानी हो काम ढूंढने में, और इस तरह क्या आप क्या रिकमेंड वो क्या करें आने से पहले? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान से लोग आते हैं, एक तो पाकिस्तान में जो रिच लोग हैं जो कि हाई क्लास हैं या हायर मिडिल क्लास लोग हैं, वो नॉर्मली इन मुल्कों में नहीं आते। अगर वो जाते हैं तो वो यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके में जाते हैं और वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनका मकसद वहाँ रुकना नहीं होता बल्कि वापस चले जाते हैं। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग इधर आते हैं, उनका बेसिकली एक मकसद होता है कि चूँकि उस मुल्क के अंदर रहते हुए वहाँ जॉब हासिल करना कोई मसला नहीं है, लेकिन जॉब से जो इनकम हो रही होती है और जो हमारे एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा होते हैं, हमारी इनकम कम होती है। उसकी एक रीज़न ये है कि हमने अपने एक्सपेंस 100 काल बढ़ा लिए हैं, यानी बच्चों को इंतहाई बड़े स्कूल में ही दाखिल करवाना है, एक बड़ी गाड़ी ही रखनी है, एक बड़े घर में ही रहना है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए हैं और हम दूसरों को देख रहे हैं, या हम में जेलसी पैदा हो रही है, तो या हम दूसरों को कमतर समझ रहे हैं कि अच्छा हमारे पास ये है, उसके पास साइकिल है, तो साइकिल वाले को हमको इज्जत नहीं देते। तो ऐसे मुआशरे में फिर जब लोग फेडअप हो जाते हैं तो फिर वो इधर आते हैं। तो उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्वीडन को फ़िलहाल फर्स्ट कंट्री ना देखें, जर्मनी को अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन बनाएं। जर्मनी में पढ़ाई मुफ्त है और वहाँ पे ये जो लेबर जॉब हैं, जो काम के दौरान आप जॉब वगैरह करते हैं और अपनी वो ब्रेड एंड बटर कमाते हैं और साथ, तो वो बहुत आसान है, यानी वहाँ पे आपको आसानी से जॉब्स मिल जाएंगी। और अगर आप हफ्ते में 2 दिन जॉब करते हैं और बाकी दिन जो है वो आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अच्छे ग्रेड से पास भी हो जाएंगे और आपके मसले भी हल हो जाएंगे। और जब आप डिग्री मुकम्मल करके जॉब ले लें तो बड़ी आसानी से जर्मनी नेशनैलिटी दे देता है, क्योंकि उन्हें लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, अगर आप स्वीडन आते हैं, आपका जर्मनी में नहीं होता, तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि स्वीडन में कम अज़ कम जो है वो 50 या 60 हज़ार करोना एक सेमेस्टर की फ़ीस है, और ये फ़ौरन ही अगला सेमेस्टर आ जाता है। ये जैसे दिन हवा बन के उड़ रहे होते हैं, तो आपको दोबारा अगले सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब आएँ आप पहला सेमेस्टर पास करें, लेकिन आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पे बिजनेस शुरू करें, कोई रेस्टोरेंट बना लें, कोई किराने की दुकान खोल लें, कोई भी चीज़ कर लें, और 30 क्रेडिट आपके पास हों तो आप फ़ौरन बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन वर्कर में। और जब आप बिजनेस वीज़ा हो जाएगा तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे थोड़ी सेल हो रही है, बस किसी न किसी तरह काम चलता रहा, आप टैक्स देते रहें, आप यहाँ ही रहें, तो एक वक्त आएगा कि आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले तो फिर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 13,000 जो लेबर जॉब है उनकी ये लिमिट, और अगर आईटी या कोई प्रोफेशनल जॉब है तो मेरा ख्याल है 20,000 से अबव होनी चाहिए। तो ऐसी जॉब आपको मिले और ये 4 साल चले, 5 साल, और तब आपको जो है ना वो परमानेंट मिलेगा। लेकिन दरमियान में अगर जॉब ब्रेक होती है, 3 महीने से ज़्यादा वक्फा पड़ता है, आप फिर जीरो से शुरू हो जाए। अच्छा सर, मैं नाज़रीन एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि तारिक साहब जो है ये मुसन्नफ़ भी हैं। मैं माज़ा चाहता हूँ, बल्कि शुरू में मैं भूल गया था बताना, तो आपकी एक किताब है सफ़रनामा। हाँ जी, मैंने वैसे तो तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया घूमी हुई है, काम ही ऐसा था, अब कोरोना आ गया तो रुक गया हूँ। तो ये बैठे बैठाए प्रोग्राम बना था हमारे ऑफिस में, साथ नीचे एक ट्रेन चलती है, तो उधर ना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हुई थी कि जो आप जो ये तेल अवीव और जो यरूशलेम है यहाँ पे आप विज़िट के लिए हैं। तो मैंने देखा तो मेरे ज़हन में जो चीज़ आई वो काफ़ी अरसे से थी, क्योंकि वो पैगम्बरों की सरजमीन है इसराइल। तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे जो मस्जिद कैसा बैतुल मुक़द्दस, ये मस्जिद अक्सा को देख कैसा आपको महसूस हुआ?
क्योंकि जब आप वो एक डिफरेंट चीज़ है। जब हम गए उधर तो मैंने अपनी इस पे जो बुक लिखी है उसमें इसीलिए लिखी, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक हफ्ते में कैसे बुक लिखी जा सकती जो एक हफ्ते के वाक़यात हैं, लेकिन अगर आप फ़लस्तीन जा रहे हैं और एक हफ्ते में आप 2 दिन में भी बुक लिख सकते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन जो है ना वो उसके कदम कदम जो है ना वो मट्टी की जगह पे पता नहीं कितने पैगंबरों के पाँव लगे हुए हैं, उनकी सारे पैगंबर जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ उधर गुजरी हुई हैं। तो इसलिए जब उधर पहली दफ़ा बैतुल जो उनका मस्जिद अक्सा है और वो वाला जो पूरा एक कंपाउंड है वहाँ पे जब अंदर जाता है और वो फिर उसके जहन में जो पहली चीज़ यही आती है कि यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे, देखिए उन्होंने जमात कराई जब महराज की रात आए, फिर वो आसमानों पे तशरीफ़ ले गए। तो ये जो चीज़ें हमारा तो इस पर बिलीव है। तो जब मैंने वो चीज़ें देखी और जब इतने फ़लस्तीनी भाई हमारी नज़र में बड़े मजलूम और ये हम बहुत उनसे वो अकीदत रखते हैं, तो जब उनके साथ नमाज़ें पढ़ी और उस मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी जहाँ पे इतने पैगंबरों ने पढ़ी होंगी कभी, तो एक ऐसा एहसास है जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो सर ये तो हो गया ना जो एहसास आप बयान नहीं कर सकते, और उसके कुछ सफ़ों पर जो स्विमिंग करते हुए लड़कियों के साथ तस्वीर वगैरह हैं, वो उसके बाद जब आप कहते हैं कि वो इसलिए था कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए, वो वाकई किताब के लिए था या वापी से बचने के लिए? अगर आप आपकी बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, आप किसी भी बंदे का सफ़रनामा पढ़ लें, किसी भी अताउल कासमीन लिखते हैं, मुतनसर हुसैन तारक साहब लिखते हैं, जो भी सफ़रनामा लिखते हैं उनमें ये थोड़ी बहुत चीज़ें डालनी होती हैं। अगर मैं लिखूं जी ऐसे पैगंबर और ये वो, तो लोगों ने 2 सफ़े पढ़ के किताब उधर रख देनी है। मतलब मुझे जैसे बंदे हैं उनके लिए थोड़े से सफ़े मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। हम लोग उधर गए जहाँ पे बैप्टिज्म होता है, तो हमने वहाँ मूवीज़ बनाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है उसका। डेड सी में गए तो वहाँ पे जाके हमने वो स्विमिंग की और काफ़ी वक्त गुजारा, और ज़ाहिर है वहाँ पे ख़वातीन भी थी। तो ये चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा है, हम लोगों में मुनाफ़क़त नहीं होनी चाहिए। जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में हैं ऐसे ही हमें नज़र आना चाहिए और ऐसे ही लिखना चाहिए। तो मैंने वही चीज़ें लिखी हैं जो मेरे ज़हन में सोच रहे थे हम। तो हम कभी तो बहुत ज़्यादा अकीदत में चले जाते थे और कभी हम दुनिया में आ जाते थे और ख़वातीन हैं और चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि वहाँ का कल्चर लिखूँ, तो उसमें फिर ये चीज़ें आ गई। नाज़रीन, ये तारिक साहब ने जो कहा, हमने इन्होंने जो ज़ख़ीरा रखा है हम उसको चेक करके बताएंगे आपको वो ज़ख़ीरा कैसा था। तो तारिक साहब, प्रोग्राम के आखिर में हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आता है हम उससे गाना सुनते होते हैं थोड़ा सा ज़रूर, तो आप कौन सा सुनाएंगे? ये तो आपने एक मुश्किल सवाल, मुझे अरसा हुआ गाना। सच्ची बात, मैं जो रोज़ घर से आता हूँ तो मैं सूरह यासीन सुनता हूँ सुबह, तो वो मैंने फिक्स जो है ना वो साउंड क्लाउड पे रखी हुई है। उसी तरह ना जैसे आपने किताब में लिखा है सारे ही, तो साथ में 2-3 सफ़े रखे आपने रखे, तो लेकिन ये है कि वो मुझे कोई गाना जो है ना वो आता नहीं है। कोई पुराना सुना दे। और असल में मुझे इन पे वो जो सारे गाने जो है ना वो आपको पता है ही झूठ, वो जो सारे हैं जुल्फों में और ये है वो सारा उनका हकीकी लाइफ से कोई। गज़ल वगैरह सुनते हैं? गज़ल वगैरह अरसा हो गया, मैंने यकीन करें ना मैंने कोई मूवी देखी है और ना मैं ये गाने या गज़लें सुनी है, तो अब मेरे ज़हन में कोई आ नहीं रहा कि कैसे मैं आपको वो कुछ शेर याद है आपको किसी का? तो शेर तो काफ़ी सारे हैं, पर आपने मुझे पहले बताना चाहिए था कि मैं कोई सुना दे शेर, बेशक वो आम भी हो, कुछ सुना दे। इस वक्त मेरे ज़हन में जो है ना वो कोई नहीं आ रहा। चले, जो नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ करेंगे तो उसमें फिर आप याद करके तो मैं याद करके आऊँगा कि मुझे पता होगा कि आपने मुझसे अशार सुनने हैं, तो जो है ना। तारिक साहब बहुत बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका उम्मीद है कि सवालात के अंदर कोई गुस्ताखी नहीं की होगी मैंने। नहीं, कोई मसला नहीं, आप आई हैं। कभी कभी थोड़ा सा इस तरह के सवाल लोग कहते हैं पूछे नहीं, ज़रा थोड़ा सा मज़ा भी आए। तो तारिक साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा आपसे आपकी मुलाकात कराएंगे तारिक महमूद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।